नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। कल दूसरे चरण के मतदान होने वाला है और 17 जिले के 94 सीट और 1463 उम्मीदवार का किस्मत का फैसला होगा और उनका जो किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होगा। लेकिन इस बीच जो है दो ऐसे बड़े दिग्गज जो नेता हैं उनका भी जो है वो चेहरे दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि खासकर तेजस्वी यादव की जो लहर है और जो उमड़ती भीड़ दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस बार की राजनीति में कोई अलग संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान में उनके राघोपुर विधानसभा सीट से भी जो है उनका भी किस्मत का फैसला होगा और हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव का भी जो है किस्मत का फैसला होगा। इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए और राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं जयंत जिज्ञासु जो आरजेडी के युवा नेता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल चैनल पर। सर, दूसरे चरण के मतदान में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का चेहरा दांव पर लगा हुआ है, ये लोगों का कहना है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता का किस तरफ झुकाव होगा, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए सर। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि एक बहुत योग्य, सहज स्वीकार्य, क्षमतावान, ऊर्जावान, प्रज्ञावान, जिन्होंने अपनी पहचान खुद से पिछले 5 वर्षों में अपने कामकाज के जरिए, अपने शालीन व्यवहार की बदौलत और अपनी प्रखरता और जनता के मुद्दों पर अपना साफ सुथरा स्टैंड रखने की वजह से कायम की है। और वो पहचान बहुत मुख्तलिफ है, वह पहचान बहुत यूनिक है और वह पहचान बहुत ही जनता को भाने वाली है। तो इसलिए जो दांव वगैरह की बात आप कर रहे हैं कि किस्मत दांव पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने उनको अपना नुमाइंदा चुनने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है, चाहे वो राघोपुर से हमारे नेता प्रतिपक्ष और जन जन के सर्वप्रिय नेता ही नहीं, स्टेट्समैन के कद को जो धीरे धीरे प्राप्त करते जा रहे हैं, वो तेजस्वी जी जो देश के अभी सबसे युवा नेता प्रतिपक्ष हैं और भारतवर्ष के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जनता उन्हें अपना समर्थन और आशीर्वाद देती है। तो राघोपुर में तो कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है और राघोपुर की जो जनता है वो विधायक नहीं चुनती है, वह तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री चुनती रही है। वहीं से वो लालू जी का भी कार्य क्षेत्र राबड़ी जी का रहा है और तेजस्वी जी भी वहां से पहली बार जीते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इस बार वो वहां से जीतेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, जहां तक हसनपुर की बात है, भाई तेज प्रताप जी, तो उन्होंने पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, वन और पर्यावरण मंत्री रहते हुए बहुत सराहनीय काम किए हैं और महुआ जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी पिछली दफे थी, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। अभी हसनपुर का कोई इलाका नहीं है जहां उन्होंने जनसंपर्क न किया हो, लोगों से संवाद न किया हो। काफी मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर वो जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर टोले मोहल्ले जा रहे हैं। मैं वहां 6-7 दिन तक था और मैंने करीब से देखा है कि बहुत नेचुरल कनेक्ट उनका जनता के साथ होता रहा है। जैसे सिंघिया एक ब्लॉक है, वहां के जो कुछ पंचायत हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन, पूरे दिन और देर रात तक उन्होंने उसको कवर किया, लोगों से मिले और जनता तैयार है उनको चुनकर भेज, क्योंकि जनता इस वायदे पर भरोसा कर रही है कि जब वो महुआ में मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं तो जाहिर तौर पर वो हसनपुर में भी इस तरह के संस्थान बनाएंगे, पॉलिटेक्निक, जो भी वहां की जरूरत है। और एक बड़ा वायदा किया है तेज प्रताप जी ने कि हम हसनपुर को जिला बनाएंगे। और आपको मालूम हो कि लालू जी और राबड़ी जी ने मिलकर बिहार में 9 जिले और एक पुलिस जिला बनाया। और तेजस्वी जी जब बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर थे तो गया के शेर घाटी को भी जिला बनाने की मांग वहां के लोगों ने की थी, एक सभा वहां थी। आपको जब राबड़ी जी थी मुख्यमंत्री तो समस्तीपुर में, चूंकि वो बहुत बड़ा जिला है, वहां 10 विधानसभा क्षेत्र, तो रोसड़ा उस समय सब डिवीजन होने के चलते उस पर लगभग ये हो गया था कि समस्तीपुर को के लोगों को और सहूलियत हो, कई इलाके के लोगों को, यहाँ एक जिला बनना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार बनेगी तो तेज भाई हसनपुर को जिला बनाने के काम में लगाएंगे और वो काम
माननीय तेजस्वी जी के कर कमलों से होगा। तो इससे बेहतर क्या होगा, इस दोनों क्षेत्रों के लिए, चाहे राघोपुर हो और चाहे हसनपुर हो। और सच तो यह है कि पूरे बिहार के 243 सीटों पर नजर है लोगों की, यूनाइटेडली चुनाव लड़ रहे हैं। कौन किनका क्या सिंबल है, कौन किस पार्टी से, यह बात जनता देख ही नहीं रही। अन्ना हमारे नेता देख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो कहना यह है कि हमारी स्थिति पहले चरण में काफी बेहतर थी, दूसरे चरण में उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया गया है, और तीसरे चरण में जो मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके हैं वहां भी हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक और सवाल सर हर किसी के जहन में उठ रहा है कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 30 ऐसे बड़े दिग्गज को जो है तेजस्वी यादव के सामने जो है क्या 30 ऐसे बड़े नेता हैं जो तेजस्वी यादव की टक्कर में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें तैयार किया गया। क्या लग रहा है आपको, तेजस्वी यादव अकेले उनके सामने टिक पाएंगे आखिरी चुनाव प्रचार तक? वो एक हमारे जनवादी साथी सब बातें रहे हैं कि जनता के आवे पलटनिया हिले ले झकझोर दुनिया। तो बिहार पूरा झकझोर हो रहा है, वो हिल रहा है, पूरा बिहार में लहर चल रही है, और वो लहर जनता की लहर है। ये चुनाव कोई राजद वर्सेस जेडीयू नहीं है, ग्रैंड अलायंस वर्सेस एनडीए नहीं है, बल्कि ये चुनाव जनता और सरकार में बैठे लोगों की जो घृणित मानसिकता रही है, और जिस तरह के पूर्वाग्रह के साथ वो काम करती रही है। लॉकडाउन में जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिहार की सीमा में हम दाखिल नहीं होने देंगे, तो उसका प्रतिकार करने के लिए जनता यह समझ रही 15 साल की मियाद कोई छोटी अवधि नहीं होती है। 15 साल में जिन काम के लिए आपको चुना गया था बड़े भरोसे और बड़ी उम्मीद के साथ, उसको तो आपने छला ही। कोई कल कारखाना आपने नहीं लगाया, पलायन रोकने के लिए कोई ठोस उपाय आपने नहीं निकाले, और बेरोजगारी दर आज जो 46 दशमलव कुछ है भारत में सबसे ज्यादा बिहार में, तो इसके लिए कोई शासन प्रशासन के सिवा और कौन जिम्मेदार है? ये कह रहे हैं कि यहाँ समंदर के किनारे का सूबा यह नहीं है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकते। अब क्या मैंने बंगाल की खाड़ी को उठा के बिहार के बगल से गुजरवा दें? तो प्रशांत महासागर को इधर से, अरब सागर कहाँ से क्या करें? केरल को उठा के बिहार में ले आए? नहीं ना। जो है प्रकृति ने जो बना रखा है भौगोलिक स्थिति, उसी में ना आपको रास्ता तलाश करना है। हर दूसरे तीसरे साल में बहुत सारे बिहार के इलाके हैं जहां बाढ़ आते हैं। अब गोपालगंज का पूरा इलाका डूबा हुआ था, मैं वहां से वो कराया, दरौली से हमारे माले के उम्मीदवार सत्यदेव राम जी लड़ रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी जी सिवान से लड़ रहे हैं, बोरिया कोठी से नूतन वर्मा जी लड़ रहे हैं। कई जगह हमने नुक्कड़ वगैरह किया उस इलाके में। ओबरा गया हुआ था औरंगाबाद तरफ, वहां भी दाऊद नगर को जिला बनाने की मांग है, भाई ऋषि जी वहां से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, वो बहुत अच्छे मतों से, कांति जी के बेटे हैं। तो ओबरा हो या हमारा उजियारपुर हो, प्रधान महासचिव वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप जी के बगल की कंस्टिट्यूएंसी उजियारपुर है, समस्तीपुर का इलाका, वहां से वो एमपी भी रहे हैं 2004 में, और उन्होंने युवा आयोग बने, इसके लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट में लाया भी था। तो कहना यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल, तो वो भी वहां बेहतर स्थिति है। शाहीन जी वहां से लड़ रहे हैं। आज वहां पर सभा होने वाली थी और उस सभा को कैंसिल कर दिया तेजस्वी जी की सभा को समस्तीपुर में। तो प्रशासन तो अपना खेल खेल रहा है, लेकिन जनता का समर्थन हासिल है, तो इसलिए बहुत दाल यहाँ पर किसी की गलने वाली नहीं है। 30 हेलीकॉप्टर लगाने, पूरी भारत सरकार तेजस्वी जी के रथ को रोकने में लगी है, बाकी वो रोक नहीं पाएगी, प्रयास कर रही है। तो पिछली दफे जो जनादेश मिला था और एनडीए का वो कार्यक्रम रुका था भाजपा का बिहार में, उसके साथ उसको पलीता लगाया नीतीश जी ने। इसलिए जनता जो है बहुत चिढ़ी हुई है उनसे, और जनता ये समझती है कि वोट हम जिनको देते हैं वह वोट जो है वह उसकी हिफाजत नहीं हो रही है। हम देते हैं किसी और मैनिफेस्टो को देखकर, और काम ठीक उसके उलट करने वाले लोगों के साथ ये लोग चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस बार रोजगार के मुद्दे पर, इस बार स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इस बार शिक्षा के मुद्दे पर, इस बार रोजगार सृजन के मुद्दे पर, इस बार किसानी के मुद्दे पर, इस बार खेलकूद के मुद्दे पर, इस बार कला संस्कृति के मुद्दे पर, इन सब पर्यावरण के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर जो है चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। और एक नैरेटिव तो उन्होंने सेट कर दिया है। वो नैरेटिव इस तरह का है जो लंबा चलेगा, जो भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करने जा रहा है वो नैरेटिव। और इससे दाएं बाएं होंगे तो जनता उसको बहुत माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता को चाहिए रोजगार,
कोरोना के समय में आपने देखा है जिस तरह से लोग अपने घर वापस आने के लिए मैंने एक तरह कितना कारुणिक दृश्य था, पटरी पर लोग कट जा रहे हैं। क्या उस दृश्य को भूल जाएंगे? कल जो 3 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, या पहले चरण में जो 28 को हुआ था, लोगों ने याद रखा इस बात को, 7 को भी याद रखा जाएगा। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ, जनता के समर्थन से बहुत उत्साहित हूँ। और हमारे नेता एक दिन में 17 सभाएं और 2 जगह जनसंपर्क नुक्कड़ किया। मतलब लालू जी का भी जो क्राउड पुलिंग एबिलिटी है उसका तो कोई जोड़ नहीं है, अनपैरेलल्ड। लेकिन वो तेजस्वी जी ने उस मकाम को हासिल किया है अपनी मेहनत के बदौलत, अपने जज्बे और लगन की बदौलत। और वो कहते हैं कि सर्वत्र विजय में क्षय पुत्रात शिष्यात पराजय। हर आदमी की इच्छा होती है कि दुनिया भर में वो जंग जीत ले, लेकिन अपने पुत्र से और अपने शिष्य से हारने में जो आनंद का अनुभव होता है वो बेमिसाल है। तो लालू जी आज जहां भी हैं अस्वस्थ हालत में हैं, मैं उनकी बेहतर सेहत की कामना करता हूं। लेकिन इन दृश्यों को देखकर, इस जन सैलाब को, उमड़ते जन सैलाब को देखकर, चाहे वो मुंगेर में विद्यार्थी जी लड़ रहे थे, तारापुर से दिव्या लड़ रही थी पहली दफे जयप्रकाश जी की बेटी, तो सब जगह जो मैं गया तो देखा कि ये तो मैंने अद्भुत है, ये एक फेनोमेनन है जिसका एनालिसिस लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये 95 का रिपीटिशन है जब लालू जी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए थे। तो इसका आकलन करने में बहुत सारे लोग फेल हो गए, जो इधर से उधर हुए आज वो पछता रहा है। मैं एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो अब जो है मतलब वो पारिवारिक हमला भी अटैक करने लगे हैं लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर। और वो जहां जहां जनसभाएं करते हैं, वो 15 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या वो नहीं गिनवाते हैं। वो पिछले 15 साल का जिक्र करते हैं कि ये जंगल राज था, ये ऐसा था, लालू प्रसाद को तंज कसते हैं, तेजस्वी यादव पर तंज कसते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये हार की बौखलाहट दिख रही है उनमें? निश्चित रूप से जिस तरह की इमेज मीडिया ने उनकी गढ़ी थी, मतलब आपके नीतीश जी की, वह इमेज दरअसल एक ओढ़ी हुई विनम्रता के साथ बनाई गई थी। और ये बहुत ज्यादा देर तक ये चादर किसी के तन पर टिकती नहीं है, वो उघड़ जाती है, उतर जाती है। और तेजस्वी जी ने तो कभी कोई गरिमा को गिराने वाली टिप्पणी कभी मुख्यमंत्री जी पर नहीं की है। वो समझते हैं कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो बहुत ग्रेसफुल होता है और ग्रेस के साथ ही उस ऑफिस को होल्ड किया जाना चाहिए। आज वो हैं, कल मैं बैठूंगा वहां पर, इस बात को तेजस्वी जी बखूबी भी समझते हैं। और एक बार अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऑफिस की इंटेग्रिटी और डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो यह लोकतांत्रिक परंपरा के लिए, संवैधानिक मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो कभी बिलो द बेल्ट बातें नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वो चाहे जितना हमको कोस लें, मेरे परिवार के लोगों पर पत्तियां कस लें, मैं पलटकर कोई इस तरह की बात नहीं करूंगा जिससे पब्लिक डिस्कोर्स, जो कलेक्टिव डायलॉग है उसका लेवल कहीं लो। तो ये बच्चे वगैरह वगैरह, बेटा बेटी 8-9, इन मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं कि इस देश में जो राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो कई भाई बहन थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS थे, मतलब जो दुनिया भर में विख्यात हैं, क्रिकेटर ब्रायन लारा, वो कितने भाई बहन थे। और को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी कितने भाई बहन हैं, उनको भी जाने दीजिए। मुख्यमंत्री जी खुद कितने भाई, उनको भी जाने दीजिए। मैं तो कहता हूं कि आपके संविधान निर्माता हम सब के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वो तो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उस वक्त, उस जमाने में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। बहुत सारी ऐसी महामारी थी, हैजा से लेकर, जिसमें कोई इलाज नहीं था, उसका अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। तो उस समय हर परिवार में बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी, इस आशंका के चलते कि कम से कम इसमें 2-3 बच जाएं, बड़े हो जाएं, है ना। माँ बाप ये समझते थे कि ये जो बच्चे हैं ये सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये डर हमेशा लगा रहता था। मेरी माँ 6 भाई बहन है, हम क्या करें, मेरी माँ क्या करे। और सब एक दूसरे के साथ बहुत मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं खुद 5 भाई बहन, तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बात ही नहीं है। ये है कि चूंकि
की पूरी उनको खबर और भनक लग गई है, तो इसलिए अलबलाहट में बौखलाहट में कुछ भी बोले जाना। क्योंकि नीतीश जी कम बोलते हैं इसलिए उनका रियल सेल्फ बाहर नहीं आ पाता है। नहीं तो वो जिस तरह के व्यक्ति हैं अंदर से, और जिस तरह के कलुषित विचार उनके सामने कई बार प्रकट होते रहे हैं, या उनके अनुकूल कोई चीज नहीं होती है तो उनका टेम्पर लूज होना शुरू हो जाता है। सांख्यिकी वाले जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि जाके पटना में दस्तखत कर देंगे और सड़क पर ला देंगे तुम सबको। शिक्षकों को कुछ बोल रहे हैं, उनका चेहरा, उनकी भाव भंगिमा, उनका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, बेभाषा, ये सब देखिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत दबाव में है, बहुत घुटन में है, और बहुत शिकन है उनके चेहरे पर। सर एक सवाल और सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि बीजेपी और जदयू के पास जो है बिहार चुनाव को लेकर राम मंदिर है, जम्मू कश्मीर है, 370 है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, आरजेडी के पास क्या है सर? दरअसल देखिए, बीजेपी के एक एमएलए उत्तर प्रदेश के, आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में भी वो कोई आया उनके पास पैरवी कराने के लिए कि हमारे यहाँ चापाकल ने वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बहुत दिलचस्प ढंग से कहा कि देखिए ये सब तो हमारी झोली में नहीं है, 370 चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे, ये चाहिए तो आपको दे देंगे, हाँ आपको नोटबंदी चाहिए तो हमारे पास वो सब है, हमारे झोले में वो सब निकाल के दे देंगे आपको, है ना। बाकी ये सब चापाकल वगैरह की बात मत करना यार, ये सब बीजेपी के पास ये सब नहीं रहता है, एनडीए के पास ये सब नहीं रहता है ना। बोलो ट्रिपल तलाक चाहिए तो हम दे देते हैं, बोलो राम मंदिर चाहिए तो हम दे देते हैं, 370 चाहिए दे देते हैं, ये चापाकल, सोलर लाइट, ये सब की मांग हमारी मत कीजिए, हमारी दुकान में ये सब नहीं मिलता है। तो उनके एजेंडे, उनके मुद्दे यही सब होते हैं जिसका जीवन जन सामान्य से कोई लेना देना नहीं। वो स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे, वो स्कूल कॉलेज को ध्वस्त कराएंगे, आप समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। संस्थानों का निर्माण जब तक नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? इसलिए हमारे मुद्दे हैं, तेजस्वी जी ने साफ कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 4.5 लाख जो खाली पद हैं अलग अलग सरकारी महकमे में, हम उसको फौरन भरेंगे, अपनी पहली सिग्नेचर से, अपने पहले हस्ताक्षर से, पहली दस्तखत जो कैबिनेट की मीटिंग में करेंगे इसी मुद्दे पर करेंगे। उसके बाद जहां पर राष्ट्रीय मानक के आधार पर, जब मान लीजिए शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए जहां जरूरी है वहां हम नए पोस्ट सृजित करेंगे, और 10 लाख जो नौजवान हैं उनको हम नौकरी देंगे। ये 19 लाख वाला रोजगार नहीं, जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे हम लोगों के एजेंडे का, मुद्दे का, वो बाद में बोले हम 19 लाख देंगे और रोजगार देंगे। हम लोग तो यही ना बोल रहे हैं तेजस्वी जी कि भाई वो कैसा रोजगार होगा? क्या वो जी न्यूज के ऑफिस के बाहर ठेले लगाकर पकौड़े बेचने को भी रोजगार मानने की प्रधानमंत्री की गुजारिश के दायरे वाला रोजगार होगा? तो जी नहीं, हम लोगों का ये कोई पकौड़ावादी मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना नीतीश जी का ढिंढोरावादी मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यह तो ठेठ बिहारी का विशुद्ध लालूवादी मॉडल है जिसको तेजस्वी जी ने पेश किया है और उस पर अमल करेंगे। एक तो ये हो, दूसरा कि डॉक्टर्स के पद बड़ी संख्या में खाली हैं, गांव देहात के इलाके में 80 से 85% पद रिक्त है, रिमोट एरियाज में तो और भी, और शहरी इलाके में भी 70% के आसपास, और मेडिकल स्टाफ एएनएम जो है, कंपाउंडर है वगैरह वगैरह, इनके भी पद 65% से ज्यादा खाली है। तो हम लोग फौरन इसको भरेंगे और हर कमिश्नरी में एक सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल हो सकता है, कम से कम हर प्रमंडल में, जो यहाँ बिहार में है 9 वगैरह के आसपास, तो मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया, इस तरह से जो भी, सारण हो गया, इस तरह से जो कमिश्नरी है, दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, तो उसको हम लोग वहां पर चाहेंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला हॉस्पिटल हो। अब देखिए बिहार में एक अंडर सेक्रेटरी जो है उन्होंने दम तोड़ दिया, उनको हॉस्पिटलाइज सही समय पर नहीं किया गया। तो ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है, जहाँ कुकुर जो है, कुत्ते जो है वो मरीजों के बेड पर क्रीड़ा करते हुए नजर आते हैं, तो उस बदहाल स्थिति को, बदरंग तस्वीर को हम लोग बदलना चाहते हैं। और महागठबंधन के जो सर्व स्वीकार्य नेता हैं तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री के हमारे चेहरे हैं, और बिहार के होने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत संजीदा किस्म के इंसान हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं,
संवाद में यकीन रखने वाले व्यक्ति हैं। जनता से सीधे, कोई आर्टिफिशियलिटी आपको नजर नहीं आएगी। एक दिन में किसी दिन 12, 13, 14, 17, 15, 19 इस तरह की सभाएं उन्होंने की हैं। कल आखिरी दिन था प्रचार का दूसरे चरण के लिए, तो उन्होंने अपनी ओर से मैंने जिसको कहते हैं ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो उसी अप्रोच के साथ उन्होंने इस बार काम किया है। और लोग तो चाहते थे कि उनको इन मुद्दों से किसी तरह से डेविएट किया जाए, अपने प्लेन पर लाया जाए, लेकिन एनडीए के लोग छटपटाते रह गए। और बिहार की जनता में एक बार जो नैरेटिव सेट हो गया, जो गहरे तक चला गया है, अब उससे इधर उधर विचलित करना वो नरेंद्र मोदी के भी सामर्थ्य के बाहर की बात हो गई है ना। वैसे है तो वो मैनिपुलेटिव बात, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है। और डेमागोगी से तो डेमोक्रेसी लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता। ये जो लोकतंत्र का प्रबंधन करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो बिहार में इनका सारा कौशल, इनकी सारी विद्या और इनकी सारी कला विफल हो जाती है। और लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद हम सबको हासिल है। और वो भले उनकी सेहत ठीक नहीं है और ज्यादती उनके साथ लगातार हो रही है, बिहार की जनता इसको भी देख रही है। बिहार की जनता जान रही है कि हमारे नेता का कोई कसूर नहीं, और उनके साथ जिस, लेकिन न्यायपालिका में हम लोगों का भरोसा है और इसीलिए जांच के आदेश भी उन्होंने दिए थे और उसमें न्याय मिलेगा। और इस बार जो है हम लोगों की सरकार बनेगी तो पहला काम ये भी होगा कि रूरल इकोनॉमी जो है कंप्लीटली जो बेस्ड एग्रीकल्चर पर, पशुपालन पर, तो किसानों का कर्ज संपूर्ण रूप से तेजस्वी जी माफ करने जा रहे हैं। जो नौजवान पढ़ाई करते हैं, कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, पैसे के अभाव में अच्छे संस्थान में सिलेक्शन के बावजूद एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात है, ब्याज मुक्त ऋण, और जो उनके पास ऑलरेडी कर्जा है उसको माफ करने की बात है। जो आपका आंगनवाड़ी सेविका है, सहायिका है, और उनका जो मेहनताना है वो आप देखेंगे तो मनरेगा के मजदूर से भी कम है। तो इसलिए तेजस्वी जी ने कहा है कि हम आंगनवाड़ी सहायिका का जो अभी 3700 मानदेय है उसको बढ़ाकर 7000 करेंगे। जो सेविका है उनका 4500 रुपये, उसको बढ़ाकर 8000 करेंगे। आशा कर्मी को, मात्र आशा दीदी को 1000 रुपया भी दिया जा रहा है सरकार की ओर से, उसको बढ़ाकर हम 4000 करेंगे। वृद्धा पेंशन 400 रुपये जो मिल रहा है बुजुर्गों के लिए, उसमें क्या होगा, एक साड़ी एक धोती तक उससे नहीं आ सकता है। अब बहुत एकल अनाश्रित लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, तो उनको बढ़ाकर उस राशि को 1000 करने जा रहे हैं। जो प्रसव सहयोग की राशि बिहार में सरकार ने तय कर रखी है वो मात्र 1400 रुपये है, और उसमें जच्चा बच्चा 9-13 तरह तरह की चीजें खरीदनी पड़ती, उससे हो नहीं सकता, उसको बढ़ाकर 4000 रुपये करना। आपको मध्याह्न भोजन जो है पूरे देश के अंदर जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, ये भी पहले लालू जी चलाया करते थे। तो इसमें 1200 रुपये मात्र उस रसोईया दीदी को मिलता है, और वो सब कमजोर पृष्ठभूमि के लोग उसमें काम करते हैं, तो उसको बढ़ाकर 3500 रुपया करने की बात है। आप देखेंगे कि मालगुजारी जो है प्रति बीघा 3 से 5 रुपया पहले कटाना पड़ता था लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में, उसको नीतीश जी ने बढ़ा के 300 से 500 कर दिया। ये तो किसानों पर अतिरिक्त बोझ है, तो इसको भी हम लोग घटाकर पुरानी व्यवस्था करेंगे। जो पुरानी पेंशन योजना है उसको फिर से लागू करेंगे, और 50 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट की तलवार सरकारी कर्मियों पर लटकाई जाने की बात है, तो जब तक अस्थायित्व तो नहीं होगा जीवन में, तब तक कोई बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगा। तो इसलिए 70 साल के आदमी, 68 साल के आदमी मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी समझो कि नहीं इफेक्ट होगा, लेकिन 50 साल के सरकारी कर्मी का कह रहे हैं कि ये एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा मजाक है। तो हम लोग ये तौहीन नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो राष्ट्र निर्माता शिक्षक हैं, बाहर के मुल्कों में आप पता कर लीजिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की सैलरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका काम ज्यादा मुश्किल है, बच्चों का मानस निर्मित करना, उनकी अभिरुचि के अनुसार वो क्या पढ़ना चाहते, क्या किसमें दिलचस्पी है, और कई बार उनके अंदर वो रुझान भी पैदा करना, वो एप्टीट्यूड देखकर भी हो सके, उन शिक्षकों की मांगे पूरी हो सके। और इसीलिए समान काम के लिए समान वेतन देने की बात हमारे महागठबंधन ने की है। अब जैसे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि किसानों के फसल की जो खरीद होती है उसके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है।
बिहार में मक्के की बड़े पैमाने पर खेती होती है। जहां मैं खगड़िया से आता हूँ वो तो एशिया में सबसे ज्यादा वहां पर खेती होती है। लेकिन 1850 रुपया प्रति क्विंटल खरीद जो होगी बिहार में, कहीं आप पता कर लीजिए। आप तो कई जगह घूमे हैं, आप मगध में पता कर लीजिए, आप शाहाबाद में पता कर लीजिए, आप तिरहुत में जाकर पता कर लीजिए, आप कोसी में पता कर लीजिए, आप मिथिलांचल में, सीमांचल में, कहीं अंग प्रदेश में कहीं आपको नहीं मिलेगा। 10 रुपये 12 रुपये खरीद होती है गेहूं मकई की, और आलू आपको 40 पार हो गया, प्याज 85 पार हो गया, दलहन 100 के पार चला गया। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन है। तो ये जो स्थिति है, तो हम लोग तो किसान बिल, जो किसान विरोधी बिल है, उसका विरोध करते रहे। और जो 2006 में जो राबड़ी जी के समय तक ठीक चल रहा था कि बिचौलिए की दाल नहीं गल रही थी, नीतीश जी ने एक एपीएमसी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मतलब कृषि उत्पाद विपणन समिति, बाजार समिति, और उसको इन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बाद कोई भी मनमाने रेट पर आप एक चीज कर दो कि कोई भी खरीदेगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदेगा। इसको आप जो है क्रिमिनल ऑफेंस बना दो। माने अन्नदाता अन्न उगाए और उनका अन्न खलिहान में सड़ जाए, खेतों में सड़ जाए, ये तो दुर्भाग्यजनक है। इसके लिए तो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनाया था शास्त्री जी ने। इसके लिए तो हरित क्रांति नहीं हुई थी, श्वेत क्रांति इसके लिए नहीं हुई थी। पहले आपको अनाज के लिए अमेरिका और रूस की तरफ मुंह देखना पड़ता था, मुंह ताकना पड़ता था। जब यहाँ इतना कुछ किया इस देश के किसानों ने, और वो आत्महत्या कर रहे हैं। और बिहार में आपका गन्ना मिल बंद है, मैंने शुगर मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, जूट मिल बंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये थे हमारे साथ जैन जिज्ञासु, जो आरजेडी के युवा नेता है, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए। कई सारे ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जो मतलब हमारे दर्शकों को बारीकी से बताया। और लेकिन 10 तारीख को आपका भी आकलन यही कह रहा है कि जो बातें हो रही है और जो उमड़ती भीड़ दिख रही है, और वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के साथ जो है सामाजिक परिवर्तन भी होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।